रवि प्रकाश एक ज्ञानवर्धक रोचक कहानी भाग 12। आज रवि प्रकाश अपने पिताजी से बोला, पिताजी आपने मुझे ऐसे विद्यालय में विद्या प्राप्ति के लिए भेजा है जहाँ लग रहा है कि मैं वहाँ तब तक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वहाँ का वातावरण दूषित है। क्यों बेटे? पिता ने पूछा। रवि बोला, पिताजी पहले तो सब बच्चे प्यार से मेरे साथ थे, परंतु अब दूषित वातावरण मुझे भी दूषित करने पर तुला है। आए दिन झगड़े और धमकी भरे पत्रों के साथ जूझने में शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। पिताजी, अगर शिक्षा दिलवानी है तो विद्यालय बदलवा दो, नहीं तो इस वर्ष संघर्षों से जूझने की आज्ञा दे दो, जिससे विद्यालय का वातावरण शुद्ध हो सके। पिता बोले, बेटे ये दोनों ही बातें तेरे लिए संभव नहीं। अगर कोई हमेशा दिन में ही रहे तो रात्रि का आभास न हो, और अगर रात्रि में रहे तो दिन का। बेटे, कुमार अवस्था बीतते बीतते संघर्षों का सामना जो करने लगता है वो उसके जीवन पर संघर्ष से सत्य या असत्य की छाप अवश्य पड़ती है बेटे, जहाँ और उसी छाप पर जीवन आधारित हो जाता है। बेटे, सूरज हमेशा प्रकाश और उष्मा दोनों रखता है, परंतु सर्दियों में गर्मी का एहसास नहीं होता। अतः तुम्हें उसी विद्यालय में संघर्ष करते हुए विद्यालय की संपूर्ण बुराइयों को दूर कर अपनी शिक्षा पर भी ध्यान देना अनिवार्य है। जी अच्छा पिताजी। रवि बोला, पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आज कप्तान साहब के घर सोने चला जाऊं? क्यों बेटे? पिता ने पूछा। क्योंकि ये सभी पत्र एक के लिखे हैं, इनका कुछ सूत्र वहीं से प्राप्त हो सकता है, और कप्तान साहब को हमारी गतिविधि का पता कैसे चलता है यह सूत्र भी उसी घर में है। जैसी इच्छा बेटे, खाना खा कर जाना। पिताजी, खाना तो मैं वहीं खा लूँगा। नहीं बेटे, वहाँ का भोजन सात्विक नहीं है, तामसिक और राजसिक भोजन मिलेगा वहाँ। कहते हैं बेटे, जैसा खायन वैसा हो जाए मन, इसलिए हमेशा हमें पवित्र जगह का भोजन करना चाहिए। अच्छा पिताजी, कह रवि ने भोजन किया और कप्तान साहब के घर की तरफ चला तो रास्ते में एक नौजवान लड़की मिली। बोली, तुम्हारा ही नाम रवि है क्या? रवि बोला, जी हाँ, क्या बात है? लड़की बोली, तुम्हारे नाम का यह लेटर दिया है। रवि बोला, किसने? लड़की बोली, इससे तुम्हें क्या? रवि बोला, आप कौन है देवी जी? लड़की हंसी और बोली, इस लेटर में सब कुछ लिखा है। लेटर जेब में डाल रवि कप्तान साहब के घर गया। गेट पर जाते ही सुनाई पड़ा, कप्तान साहब कह रहे थे, हरामजादे, दारू पीकर इस घर में आने की जरूरत कैसे की तूने? सुबह से कहाँ था नालायक? बोलता कैसे नहीं? शेर सिंह बोला, डैडी, परंतु बड़े जोर का थप्पड़ लगा शेर सिंह को। तभी गेट में अंदर आता हुआ रवि बोला, कप्तान साहब, थप्पड़ लायक को मारा जाता है, नालायक को नहीं। ये सब कार्य तो आपको इसके बचपन में ही करने अनिवार्य थे। कृपा करके आप दोनों अंदर चलो, मैं आप दोनों से कुछ बातें करनी चाहता हूँ। अंदर एक कमरे में बैठकर रवि बोला, शेर सिंह, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? हड़बड़ाया शेर सिंह। कुछ उत्तर न दे सका। कप्तान साहब बोले, जवाब क्यों नहीं देता तू? रवि बोला, कप्तान साहब, मैं बड़े धीरज से बात कर रहा हूँ और अपने हर प्रश्न का उत्तर शांति से जानना चाहता हूँ। कप्तान साहब चुप बैठ गए। तभी कमरे में शशि, संयुक्त और मोहिनी आ गई। रवि बोला, आप तीनों चुपचाप बैठ जाएं। जब तीनों एक तरफ बैठ गई तो रवि बोला, शेर सिंह, क्या देख रहे हो? शेर सिंह तो संयुक्ता को ही देख रहा था। बोला, कुछ नहीं। तो रवि बोला, तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। शेर सिंह बोला, हरामजादे, तू मेरी बहन को अपने जाल में क्यों फंसाया है? रवि बोला, शब्दों की मर्यादा में सभी बातें होनी चाहिए। सुनो शेर सिंह, शशि तुम्हारी बहन है। मुझसे ज़्यादा शशि को आप जानते हैं। क्या आपने कभी शशि को ये समझाने की चेष्टा की है कि इतनी कम उम्र में किसी लड़के से प्रेम जैसी बातें न करके किसी के जाल में न फंसो, अन्यथा मुझे उसे गोली मारनी पड़ेगी? परंतु यह समझा कैसे सकते थे? तुम तो दूसरे की लड़कियों को अपनी काम वासना का शिकार बनाना सीख गए हो। तुम बदमाश बन गए और उन लड़कियों के भाई शरीफ। शेर सिंह को लगा जैसे रवि ने सारी बातें जान ली हो, और कांप गया शेर सिंह। उसे लगा, अगर रवि को रोका न गया तो मेरी मम्मी और डैडी के सामने मुझे नंगा न कर दे। दाढ़ा शेर सिंह बोला, हरामजादे, क्या मैंने तेरी बहन के साथ मुँह काला किया है? रवि एकदम गंभीर हो गया, आंखें लाल हो गई और बोला, बाणी को लगाम दे नालायक। क्यों? बोला शेर सिंह, और उठकर बाहर निकल गया। जब कप्तान साहब ने शेर सिंह को आवाज़ दी तो रवि बोला, उसने बाहर जाकर अच्छा किया। अब आपसे भी मेरा एक प्रश्न है।
कप्तान साहब, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? बोले, नहीं बेटे, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर तुम वो जानना चाहते हो बेटे जो तुम अपने पिता से कह रहे थे कि मुझे तेरी सभी बातों का पता कैसे चलता है, तो रवि बोला, नहीं कप्तान साहब, अगर आप मुझे नहीं मारना चाहते तो मेरे पीछे सीआईडी लगाकर मेरी गतिविधियों पर दृष्टि रखते हुए क्या जानना चाहते हैं? कप्तान साहब बोले, मैं तो तुझे जिंदा, स्वस्थ और सुखी देखना चाहता हूँ। रवि बोला, मैं तो तभी सुखी रह सकता हूँ जो मैं सत्कर्म करना चाहूँ उसे कर सकूँ। बेटे, मैं तेरी हर बात से सहमत हूँ, परंतु कहकर शशि की तरफ देखकर आंखों में आंसू आ गए, गला भर्रा गया। परंतु क्या बात है, आपने बात बीच में ही छोड़ दी। बेटे, जो फैसला तुमने अपने जीवन साथी का अपने पिता को सुनाया है, वो फैसला क्या हुआ है डैडी? शशि बोली। रवि, वो फैसला तुमने गलत किया है। कहते कहते रो पड़े कप्तान साहब। रवि बोला, धीरज रखो और बताओ मेरे फैसले में क्या गलती है? चुप होते हुए कप्तान साहब बोले, बेटे, तुम्हारा खून नालायक और कमज़ोर नहीं है। लेकिन बीच में ही रवि बोला, कप्तान साहब, सत्य के प्रकाश में कभी भ्रम नहीं रहता, परंतु जिसने किसी को छिपाने की मुझे कहा था उसने आपको भी तो रोका होगा। आप उस बात को खोलकर यहाँ मौत देखना चाहते हैं क्या? मैंने तो वो शिक्षा पाई है साहब कि सत्य तो बोलो, लेकिन वह सत्य नहीं जिससे भयंकर स्थिति जन्म ले ले। यही भय कप्तान साहब को भी था कि सत्य का पुजारी रवि शशि के बांझ होने की बात अब यहाँ न खोल दे। अब खुशी के आंसू झलक आए कप्तान साहब की आंखों में और उठकर अपनी छाती से लगा लिया रवि को और बोले, बेटे, तू वास्तव में देवता है। मैं कह रहा था। बैठते हुए कप्तान साहब बोले, बेटे, तेरा जीवन साथी शशि की ओर देखते रहे कप्तान साहब। मैं तो कुछ नहीं, वे तीनों कुछ नहीं समझ पा रही थी। सुंदर है, दिल भी कमज़ोर नहीं है, पढ़ी लिखी भी है, और जो तू समझाएगा वो समझ भी जाएगी। शशि तड़ापुटी बोली, कौन है वो डैडी? रवि बोला, शशि नहीं रवि, आपने मेरे साथ गद्दारी की है, मुझे बताया तक नहीं, आप गद्दार हैं। और शशि रोने लगी थी। शशि की भावना देख रो उठे कप्तान साहब। रवि मोहनी से बोला, शशि को चुप कर लो माताजी, शशि बीमार है, कमज़ोर भी। रोते रोते शशि बोली, रवि, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। आप मेरे अंदर आपका खून है। अगर अब आपने किसी और से शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारे घर में अगर कोई बीच में ही संयुक्ता बोली, रो मत शशि, रवि अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं और ये तो देवता हैं। इन्होंने आज तक हमें समझाने के अलावा और कहा ही क्या है? रवि ने माहौल बदला देख कहा, यह पत्र मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। जब मैं घर से चला तो यह पत्र किसी ने मुझे दिया था। कप्तान साहब, इसमें लिखा है। और पत्र खोलकर पढ़ने लगा। लिखा था, कमीने, तू किसी को कब तक बचा सकता है? तूने आज संयुक्ता को बचाकर अपनी मौत को बुलावा भेजा है। कल सूरज छिपने के साथ साथ तुझे भी मौत की नींद सुला दिया जाएगा। शशि बोली, धोखेबाज को तू मारने में ही भलाई है। मगर संयुक्ता तो कांप उठी थी। आगे पढ़ने लगा। रवि बोला, भूता मकान को छोड़ने के लिए तुम्हारे पास पहले भी 2 लेटर आ चुके हैं। यह तीसरा और अंतिम लेटर है। अगर कल सूरज छिपने से पहले तुमने मकान न छोड़ा तो तेरे माता पिता को आग में जला दिया जाएगा और तेरी छोटी बहन को उठाकर नाचने गाने वाली के कोठे पर बिठा दिया जाएगा। लिखने वाला शैतान। नहीं कहकर चीख उठी शशि और गिरकर बेहोश हो गई। और फिर गांव में से एक डॉक्टर को बुलाया गया। रवि को दुख था कि शशि इस प्रकार के शब्द सुनकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो क्या मेरे साथ पूरा साथ निभा पाएगी? जय हिंद।